नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। आज 9 अगस्त का दिन है और यह दिन आदिवासियों के लिए काफ़ी मायने रखता है, उनके अधिकारों के लिए काफ़ी मायने रखता है, उनकी संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए काफ़ी मायने रखता है। और यही वजह है कि न केवल भारत में बल्कि विश्व के 94 देशों में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है आदिवासियों के अधिकारों को समझना। तो इसी अधिकारों को समझने के लिए हम बात करेंगे रिटायर्ड ऑफिसर से। सर बताएंगे क्या नाम आपका? अरविंद कुमार ठाकुर। ठाकुर साहब बताएंगे आज जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इस दिवस की महत्ता क्या है और आज का जो आदिवासी दिवस है इसकी थीम क्या है, इसके माध्यम से किस तरह का मैसेज समाज को और देश और दुनिया को देना चाहता है आदिवासी समाज? विश्व आदिवासी दिवस 1994 से मनाया जा रहा है, किंतु भारत में ये 2015 से कहीं 14 से इस तरीके से अब जो है पूरा व्यापक रूप से भारत देश में ये मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो थीम जारी किया गया है वह है स्वदेशी युवा आत्मनिर्भर निर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में। तो उनका ये मानना है कि इस समाज में शिक्षा जिस तरीके से आई है तो युवा ही एक ऐसा वर्ग होता है कि युवा जिस दिशा की ओर जाती है जमाना उस दिशा की ओर जाता है। तो इस आधार पे उन्होंने इस थीम को तैयार किया है और इसके माध्यम से जो आज इस समाज में जिस प्रकार पलायन है, जिस प्रकार बेरोजगारी है और जिस प्रकार इनका लैंड एक्विजिशन हो रहा है, इनको संरक्षित करने के लिए और भारतीय संविधान में जो राइट्स इनको प्राप्त है, जो 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में पूरा स्वशासन, पूरा 100% स्वशासन इनको दिया गया है। उसमें सिर्फ 3 IPC के धारा को छोड़कर पूरे धारा का निर्णय करने की इनको पावर दिया गया है। वो 3 जो चीज़ें हैं, एक बलात्कार, दूसरा है चोरी और मतलब डकैती, और तीसरा है एक कोई और है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इनको छोड़ के सभी जो कानून है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वो अपने अपने एरिया में फैसला कर सकता है। 5वीं अनुसूची की आपने बात की है, हमने देखा है कि संविधान में आदिवासियों के लिए कई प्रकार के अधिकार संरक्षित है, जिसमें पेशा कानून है, साथ में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है और इसके अलावा लैंड एक्विजिशन का कानून है 2013 का। ऐसे तमाम कानून है, फिर भी आदिवासी समाज अपने आप को हिकारत भरी नज़रों से देख रहा है। इसकी क्या वजह आप मान रहे हैं? इसका कारण ये है, पहली चीज़ तो इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये 1996 में जब ये सर्वसम्मति से ये पेशा कानून पास हुआ, पेशा कानून का अर्थ ये है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया है उसमें पंचायत राज के अंतर्गत स्वराज एक व्यवस्था है। स्वराज का मतलब 100% आपका वहाँ का स्वराज। तो वहाँ के स्वराज का जो कार्यक्रम था, इस चीज़ को प्रदेश गवर्नमेंटों को जिस तरीके से प्रचारित करना था, लागू करना था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पंचायत राज को ही लागू किया और पंचायत राज के ही जो ग्राम सभा है उसको ओरिजिनल ग्राम सभा मान लिया। अब क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्राम सभा पेशा के नियम बनाए हैं 2022-23 में, इन नियमों से क्या ग्राम सभा को पूर्णतः अधिकार मिले हैं या नहीं मिले हैं? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, जो ग्राम सभा जो नया सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने जो बनाया, उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो पास हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ी हो चुकी है और उसको पुनः जो मूल रूप है उस मूल रूप में लाना ज़रूरी है, तब जाकर के वो ग्राम सभा जो है वो लगेगी। और पंचायतों में जो पास करने के लिए और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजने के लिए जो पंचायतों के माध्यम से और ब्लॉक से एक सरकारी अधिकारी को भेज दिया जाता है और सड़क का काम या मेड़बंधान का काम या कुआं का काम या लघु तालाब का काम हो गया करके साइन करा के जो भेज दिया जाता है, वो वहाँ के लोगों के जो कार्य योजना है उसके अनुसार नहीं होता, वो सिर्फ खाना पूर्ति होता है। इसको हमारे सारे के सारे 62 सरपंच भी हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने ये देखा है कि आदिवासी समाज में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें कानून के प्रति समझ कम है, और तो ऐसे में जो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाले लोग हैं
वो फॉरेस्ट राइट कानून हो चाहे पेशा कानून हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के जो दावे है, जो CFR कहा जाता है, इसके दावे के लिए जो प्रोसेस है उसको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि बालाघाट में हमने देखा है कि अभी तक CFR को समझाने के लिए कोई भी समाज का व्यक्ति लोगों तक गया नहीं है, क्योंकि लोगों को तो ये पता नहीं है, तो कैसे वो समझ पाएंगे, कैसे अपनी निस्तार की जगह तक वो अपने अधिकार ले पाएंगे? इसका मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जिस तरीके से NGO का गठन हुआ, NGO ने पूरा का पूरा हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक करने के बाद बैनर बना के लटका देना, फोटोग्राफ करना और कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेना और वो उसकी शोषण करना, और यही अभियान लगातार स्टार्टिंग से चल रहा है। मैंने इसको देखा, BRC भवनों में कार्यक्रम आयोजित की गई और SDMO को भी आदेश आए, वो फाइल में ही रह गया, और ये जो चीज़ था उसको वो जो NGO है वो खुद नहीं समझ पाया। लेकिन अब इसके लिए जो आप चाह रहे हैं, इसी समाज से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिस प्रकार असेंबली में हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हो। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो विधायक पहले जाता है, शासन कैसे चलती है, ब्यूरोक्रेसी से कैसे टर्म्स ऑफ कंडीशंस होते हैं, अपनी बात जनता तक कैसे वो पहुंचाए, तो ये तो एक अशिक्षित समाज है। इसके लिए भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसी समाज से ऐसे लोगों को ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद उनका डेलीगेट जो है वो एक एक ब्लॉक वाइज वो अगर वो इन बातों को जागरूकता के आधार पे फैलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि पेशा कानून भी समझ में आएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी जो अदालतें आज बैहर हो चाहे बालाघाट हो, जहां पे सबसे ज़्यादा आदिवासियों के प्रकरण दर्ज हैं, मैं कहता हूं कि 3 महीने के अंदर में 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी गांव का आदमी, उसी गांव का मामला खुले आम झाड़ या किसी पेड़ के नीचे फैसला करते थे, अब तो पंचायत भवन बन गया, वहीं उसका निराकरण हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार समाज का शोषण हो रहा है वो रुक जाएगा, और जो ये NGO हैं, इन सारे NGO को खदेड़ा जाएगा। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले NGO हैं, जैसे आपने फॉरेस्ट की बात करी, वहाँ पर भी छाए हुए हैं। न जाने बालाघाट में 100 से ज़्यादा NGO होंगे जो काम कर रहे हैं और सरकार को रिपोर्ट भेजते चले जा रहे हैं, जो चाहे वो, जबकि 5वीं अनुसूची का पावर में सिर्फ 3 स्टेप है, एक ग्राम सभा, दूसरा राज्यपाल और तीसरा राष्ट्रपति, और चौथा केंद्र के द्वारा जो आयोग बना है वो, ये विशेष पावर हैं। और इन पावरों के अंतर्गत अगर अमल करने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि 1.5 साल के अंदर में इस समाज के अंदर में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने का पावर मिला हुआ है, लेकिन आदिवासियों के साथ जो बेदखली हो रही है, आदिवासियों के अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे। इसे आप क्यों कैसे देख रहे हैं? मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियाँ आदिवासी समाज से, जैसे कांग्रेस ने किसी को विधायक बनाया, किसी बीजेपी ने बीजेपी से बनाया, और वो व्यक्ति वो एक पिंजड़े के तोता की तरह, वो एक शब्द न बोल सकता, उनके इशारे पे हाथ खड़ा करता है, उनके इशारे पे हाथ डाउन करता है, और ना ही अपने अधिकार को, अपने संविधान को वो पढ़ा है। मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसीलिए वो डंके के चोट पे संविधान के अंदर में अपनी बात रख नहीं सकता और अपने समाज की कल्याण नहीं कर सकता। आदिवासी हजारों सालों से जंगलों में है, जंगलों में मिनरल्स है, जिसमें हजारों करोड़ क्या कई लाखों करोड़ों की मिनरल्स निकल रही है, लेकिन वहाँ रहने वाला जो मूल निवासी है, आदिवासी है, वो आज भी तगाड़ी पावड़े तक सीमित है, एक लेबर वर्ग में ही है, ना तो उसको शेयर होल्डर बनाया गया, ना तो किसी कंपनी में शेयर मिला हुआ है। तो क्या जनचेतना की कमी है, आदिवासियों को संघर्ष करने की जरूरत है, क्या आप समझ रहे हैं? इसमें पहली बात तो चेतना की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ को अगर असेंबली में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मजबूती के साथ रखा जाए, तो जिस एरिया से उनको विस्थापित किया जाता है उसमें उसको शेयर होल्डर बनाया जाए, भले ही 25% का शेयर होल्डर बनाया जाए, और जो विस्थापित परिवार के जो लोग हैं उनको वहाँ काम दिया जाए। हम जमशेदपुर वगैरह, टाटा वगैरह में देखते हैं कि जो पीढ़ी, जैसे आपने कहा, मजदूरी करता था, उसका तीसरा पीढ़ी आज विदेशों में है, दूसरा पीढ़ी पढ़ करके और वो अच्छा स्थान प्राप्त किया, और जब अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया तो अपने नए जनरेशन को वो विदेशों में तक भेजा। तो वही स्थिति जो है, चाहे वो मलाजखंड हो, चाहे वो बैलाडीला हो, चाहे वो कोरबा हो, चाहे वो सिंगरौली हो, इस तरीके से न जाने कितने, जितने चाहे कोल माइंस हमारे जितने भी बैतूल में हो
हमारे यहाँ मैग्नीज के खदान हैं, उकवा भरवेली में हो, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए बात रखने वाला जनप्रतिनिधि होना। जनप्रतिनिधियों को, जो कमज़ोर जनप्रतिनिधि होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है, जो उनके इशारों पे चला, वैसे लोगों को ये लोग टिकट देते हैं। ये बालाघाट में मलाजखंड कॉपर लिमिटेड जो है, इसका मानना है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर नहीं होने की वजह से आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि ओपन कास्ट अंडर कास्ट में तब्दील हो चुकी है, बावजूद यहाँ का आदिवासी ठगा सा महसूस कर रहा है। इसके लिए क्या ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं, किस तरह के संघर्ष की ज़रूरत है, आगे आप क्या कदम उठाएंगे? मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, 1972 में जब लैंड एक्विजिशन हुआ स्वामीनाथन कलेक्टर के माध्यम से, लैंड एक्विजिशन के समय में वे जो लोग थे मात्र खेती पर आधारित थे, और उन्होंने एक चीज़ लिख दिया, किसान के बेटे थे इसलिए, कि एक परिवार से एक आदमी को आप नौकरी दें। जबकि अन्य जगहों पे जहाँ पे माइंस खुली और जहाँ चेतना थी, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी वो आदमी रोटेट होता है। आज के तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वक्त जो आज व्याख्यान देते हैं वे लोग, वो उस वक्त की बात थी, लेकिन आज के तारीख में यहाँ पे 2-2 ITI चल रहे हैं, बैहर समय 3 ITI। आज कुशल, चाहे वो टेक्नीशियन हो, वेल्डर हो, मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इनकी कोई कमी नहीं है। इतनी भीड़ है, इतनी संख्या है। और इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे तो इंजीनियरिंग साइड के सारे फैकल्टीज़ में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, आपका जो है माइनिंग में, तमाम प्रकार के मिल जाएंगे, जहाँ पे कम से कम 80% लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो आज नगण्य के बराबर है। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप लेने का मेरा जो विचार है, अपना क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ मलाजखंड, जो कि पंजीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेशन 6202 है, उसके माध्यम से, क्योंकि आज के तारीख पे मलाजखंड में स्थायी कर्मचारी 150 के लगभग है, हर महीने रिटायर होते हैं, अभी प्रेजेंट में 150 है। और कैजुअल मजदूर जो संविदा संघ बना करके काम कर रहे हैं, जो यहीं के स्थानीय हैं, कुछ बाहर के भी हैं, वो करीब 1200 के लगभग हैं, जिनके माध्यम से उन टेक्नीशियनों का, वेल्डर का, ऑफिस के बाबू का और इलेक्ट्रीशियन का सारा काम लिया जा रहा है, और उनको एक ठेकेदारी के रूप में जो निर्धारित राशि है वो दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन हम देंगे मैनेजमेंट को, और उसके बाद उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वो सबसे आखिरी पायदान है। और इसी के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय हैं, इस ब्लॉक के जो यहाँ के मूल हकदार हैं, उन हकदारों को, और जिनकी ज़मीन गई है, उनको पुनः उनके खाते में एक एक आदमी को लेने के लिए हम बात करेंगे और निजीकरण के खिलाफ रहेंगे, जो कि आज 80% निजीकरण हो चुका है। हमें उसको हटाना है और भारत सरकार चलाए, क्योंकि जब से ये माइंस खुली है तब से आज तक घाटे में नहीं रही है। एक अंतिम सवाल मेरा, आदिवासी सरकार से सवाल करता है, प्रशासन से सवाल करता है, लेकिन खुद से सवाल क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए वो खुद से सवाल क्यों नहीं करता है? मैं ये निश्चित कहूँगा कि जैसा आप बोल रहे हैं, आदिवासी अपने आप को, ये एक उनकी घनी आबादी है, उनको ये दिख रहा है कि हाँ, हम बाहुल्य हैं तो पूरे देश में बाहुल्य हैं। जो किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरा का पूरा, जिसको डिवाइड किया गया एक पॉलिसी के तहत ST/SC OBC बना के, वो ST/SC OBC एक्चुअल मायने में देखा जाए तो वो यहीं का मूल निवासी है। किंतु इस कालखंड में ऐसे ऐसे रास्ते आ गए जिसके कारण से वे डिवाइडेड हो गए हैं, और मूलतः जो जंगलों में पलायन हुए, अब जंगल जब लुटने लगा तो मैदान में आ रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि हमारा अस्तित्व तो खतरे में है। तो आज युवा वर्ग को, इस समाज के बुद्धिजीवियों को इस बात के ऊपर चिंतन करना है और अपने आप को बचाने के लिए उनको लड़ना होगा। अन्यथा 140 करोड़ के आबादी में 7.5% ही दर्ज किया गया है 2021 के जनगणना के आधार पे। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी, जो अभी समीक्षा बैठक होगी उसमें हम इस बात को रखेंगे कि अब आप जाग जाइए, ये लास्ट समय है। यदि आप अपने आप को, अपने समाज को बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को त्याग करना होगा, समाज के लिए काम करना होगा। तो चाहे मिनरल्स का दोहन हो या फिर आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता पर हो रहे हमले हो, इसे लेकर आदिवासियों को खुलकर संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, उन्हें जागना पड़ेगा और अपनी चेतना के साथ में इसके खिलाफ एक संघर्ष, बड़ा संघर्ष भी करना होगा और आदिवासियों को इन सभी विषयों पर बारीकी से चिंतन भी करना होगा। ये कहना है आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ठाकुर साहब का। बने रहिए BGT मीडिया के साथ।